नमस्कार मित्रों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक राज आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने आरपी यूपी एक्ट का सेकेंड पार्ट लेकर मैं आया हूं। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 to 5 पढ़े हैं जिसको हम लोगों ने, जिसमें कि काफ़ी कुछ चीज़ों को बहुत विजिबल और कई सारे तरीक़ों से आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों का रहा है। तो आज के इस सेक्शन में हम लोग सेक्शन 6 के आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन 6 के आगे की जो चीज़ें क्या है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक कमेंट पर आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे पास एक कमेंट आया था, इन्होंने पूछा था कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय हैं या असंज्ञेय हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें प्रश्न पूछने जैसा कोई बात नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय नहीं होगा। यही चीज़ जो है ये इस अधिनियम को स्पेशल बनाता है, आरपीएफ को एक स्पेशल पावर देता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो है अपराध संज्ञेय नहीं होता है। 5 साल की अधिकतम सजा होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय नहीं होता है। अब यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि असंज्ञेय होता है या संज्ञेय होता है या जमानती होता है अजमानती होता है, तो इन सारी चीज़ों का मतलब आप स्वयं निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप समझिए कि जब इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय नहीं होते हैं, जब तो इसको असंज्ञेय कहिए या संज्ञेय नहीं कहिए, वो बात एक ही हुई है। अब आपके समझने के ऊपर है कि आप प्रश्न को किस वे में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 कह रहा है कि वारंट फॉर विदाउट अरेस्ट टू द पावर, यानी कि बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। तो इन चीज़ों को हम लोग ये सीआरपीसी में भी पढ़े हैं, जो हमारा फंडामेंटल लॉ है, हम लोग अधिनियम में भी पढ़े हैं और यहाँ ये भी पढ़ रहे हैं आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दे रहा है कि सीनियर ऑफिसर आर फोर्स मेंबर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट मे अरेस्ट अ पर्सन who has been associates with any offense punishable under this act or against whom there is a reasonable suspicion of such association। यानी कि कह रहा है कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अथवा बल सदस्य, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अथवा बल सदस्य बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, यहाँ मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है, बिना किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना किसी वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध में संबद्ध रहा हो। यानी कि कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो या उसमें संबद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध ऐसे संबद्ध रहने का समुचित संदेह हो। यानी कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्ति समुचित संदेह करने का कारण हो कि यह व्यक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में संलिप्त रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति है। किसको है? तो ये वरिष्ठ अधिकारी को या बल सदस्य को यह अधिकार है कि इस अधिनियम के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार किया जा सकता है। बस सेक्शन 6 में यही है, इसको ध्यान रखिए। बस इससे आगे हमको नहीं कि सेक्शन 6 में दिया है कि बिना वारंट गिरफ्तारी जो कि किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा किसी भी बल सदस्य के द्वारा किया जाएगा जिसके पास यह संदेह करने का समुचित कारण हो कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए, जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध में वो संलिप्त या संबद्ध रहा है। अब आते हैं, देखिए अगला जो हमारा सेक्शन 7 का रहा है डिटेन्ड बाय द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एक्शन 2, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही। अब सेक्शन 6 में हमने गिरफ्तारी कर ली, तो सेक्शन 7 में क्या करेंगे? गिरफ्तारी के बाद क्या कार्रवाई करना है, तो उसमें दे रहा है कि द एक्शन टू हैव बीन अरेस्ट बाय एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट द फॉरवर्डेड टू ईच पर्सन इफ अरेस्टेड देन वेंट बाय अ पर्सन अदर देन फोर्स ऑफिसर immediately the nearest force officer will be given। यानी कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति यदि गिरफ्तारी बल सदस्य से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई हो तो अविलंब निकटतम बल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। यानी कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलंब जो है सक्षम अधिकारी के पास या निकटतम बल के अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर गिरफ्तारी की जाती है तो
तो उसको ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलंब जो है निकटतम बल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। बस 7(6) में यही है। 7(6) में जो है प्रक्रिया है गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। यही चीज अधिनियम में जाते हैं तो सेक्शन 14 में होता है कि गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया होगी। तो अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। अगला सेक्शन क्या कर रहा है आरपीओपी एक्ट का? सेक्शन 8 कर रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाउ द इंक्वायरी शैल बी हेल्ड, यानी कि जांच कैसे की जाएगी इसके बारे में बताया गया है। और सेक्शन 8 जो है यह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दे रहा है, व्हेन एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और व्हेन एनी पर्सन for an offence punishable under this act in any force is arrested by the officer or sent to him under section 7, he shall proceed to inquiry into the charge against that person। यानी कि कह रहा है कि जब कोई बल अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के होने के बारे में सूचना प्राप्त करता है, यानी किसी बल अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के होने के बारे में सूचना मिलती है, तो या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी बल अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाए, यानी कि किसी बल अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाए या किसी के द्वारा इस तरह का अपराध करने की सूचना मिलता है बल अधिकारी को, तो या धारा 7 के अधीन उसके पास कोई व्यक्ति भेजा जाता है। यानी धारा 7 के में जो बताया गया है कि अविलंब ऐसे व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलंब जो है बल अधिकारी के पास भेजा जाएगा। तो या तो 3 कंडीशन इसमें हो गया, या तो इस यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होने का सूचना प्राप्त करता है, या जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी बल अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा अधिनियम 7 के अंतर्गत किसी बल अधिकारी को सुपुर्द किया जाता है, भेजा जाता है, तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की जांच करने के लिए अग्रसर होगा। यानी कि यदि किसी बल अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध होने के बारे में सूचना प्राप्त होता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्शन 7 के अंतर्गत बल अधिकारी के पास ऐसा भेजा जाता है, तो उसको जांच के लिए क्या करेगा? अग्रसर करेगा। ये तीनों कंडीशन हो गए। उसके बाद क्या करेगा? जांच के लिए अग्रसर करेगा। पहली कार्रवाई ये हो गई। दूसरी कार्रवाई क्या रह रहा है? कह रहा है कि इस प्रायोजन के अधीन बल अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा या उन्हीं उपबंधों का प्रयोग करेगा जो सीआरपीसी के अंतर्गत जो थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है, जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिन पावर्स का प्रयोग करता है, उन अन्वेषण के लिए, संज्ञेय मामलों में अन्वेषण के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, जिस प्रक्रिया का पालन करता है, वही प्रक्रिया जो है यहां भी किया जाएगा। ये सेकंड हो गया। और अब यहां पे लेकिन इसमें एक चीज है परंतु। अब यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा उन सभी शक्तियों का प्रयोग तो करेगा ही बल अधिकारी, लेकिन यहां पे एक शब्द आ गया है परंतु। परंतु क्या कह रहा है? परंतु कह रहा है कि ए में देखिए कह रहा है, इफ द ऑफिसर ऑफ द फोर्स इज ऑफ ओपिनियन that there is sufficient evidence or reasonable ground of suspicion against the accused person, he shall take him on bail to appear before a magistrate having jurisdiction in the case or send him to such magistrate in custody will send। क्या कह रहा है? परंतु इसमें क्या कह रहा है? यदि बल अधिकारी की यह राय हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य का संदेह का समुचित आधार है, तो वह उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत ले लेगा या उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। यानी कि यदि बल अधिकारी की यह राय है बल अधिकारी की कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार है, यानी कि उसके खिलाफ जो है समुचित आधार है, तो वह मामले में अधिकारिता रखने वाले यानी कि जो जुरिडिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है उसको हाजिर करेगा और उसके जमानत लेगा या अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को जमानत लेगा या मजिस्ट्रेट या उसको अभिरक्षा में भेज देगा यदि पर्याप्त संदेह का आधार है तो। अब देखिए इसी में एक अगला दे रहा है, बी दे रहा है। बी क्या कह रहा है? इफ द अपीयर्स टू द ऑफिसर ऑफ द फोर्स that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion against the accused person with or without surety
to appear before a magistrate having jurisdiction if and when so required on execution of the bond, as the officer of the force may direct, the accused shall release the person and shall report all particulars of the case to his official superior। यानी कि कह रहा है कि यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार नहीं है। क्या कह रहा है कि यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार नहीं है, तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि वह जब वैसी अपेक्षा की जाए हाजिर होने के लिए प्रतिभूत सहित या रहित जैसा बल अधिकारी निर्देश दे, बंध पत्र निष्पादित करने पर अभियुक्त व्यक्ति को छोड़ देगा और मामले की सभी विशिष्टताओं को पूरी रिपोर्ट अपने शासकीय वरिष्ठ को देगा। यानी कि यदि जांच अधिकारी को के पास जो है पर्याप्त सबूत और साक्ष्य का अभाव है तो क्या करेगा, उसको बंध सहित या बंध रहित, या तो जमानत सहित या जमानत रहित, उसको क्या कर देगा, उसको जमानत पे बंध रहित या बंध सहित उसको जमानत पे क्या करेगा, छोड़ देगा। इस श्योरिटी के साथ छोड़ेगा कि न्यायालय को जब भी आवश्यकता होगा तो न्यायालय के समक्ष जो है वो व्यक्ति हाजिर होगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है अपने शासकीय वरिष्ठ अधिकारी के पास भेजेगा। तो सेक्शन 8 क्लियर हो गया। सेक्शन 8 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सेक्शन 8 में इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि जब बल के अधिकारी को यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई सूचना मिलती है इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने का, ऑफिसर के द्वारा किसी बल अधिकारी के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है, या धारा 7 के अंतर्गत किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बल अधिकारी के पास अगर मामला कोई आता है तो उसको जांच के लिए क्या करेगा, अग्रसर करेगा। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि बल का अधिकारी जो है उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सीआरपीसी के अंतर्गत एक पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है संज्ञेय अपराध के मामले में जो जिन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन इसमें क्या कह दिया है, लेकिन पहले कंडीशन में इसमें यह कह दिया कि यदि बल के अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि पर्याप्त साक्ष्य और सबूत का आधार है तो ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या उसको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि यदि बल अधिकारी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत का आधार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बंध सहित या बंध रहित जमानत पर छोड़ देगा, इस शर्त के साथ कि जब भी न्यायालय को आवश्यकता होगा तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और इन सारी चीजों की जो विस्तृत रिपोर्ट जो है शासकीय अधिकारी को दे दिया जाएगा। तो ये क्या है, सेक्शन 8 हम लोग का क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो है सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि एविडेंस प्रोवाइड एंड डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द फॉर इंडिविजुअल्स टू समन्स टू द पावर। देखिए सेक्शन 9 भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9 से प्रश्न आते हैं, यानी साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। सेक्शन 9 कह रहा है यानी कि साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। देखिए कुछ इसमें पॉइंट दिया हुआ है, क्या दे रहा है, इन द पावर ऑफ एनी समन्स टू फोर्स ऑफिशियल टू अ पर्सन हुज अटेंडेंस ही इन्वेस्टिगेट्स एनी सच हु possess any of the acts for the purpose either to give evidence or the produce any document or other thing it may consider necessary। यानी कि किसी भी बल अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह ऐसी किसी जांच में जो वह अधिकारिता इस अधिनियम के किसी प्रायोजन के लिए कर रहा हो तो साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए आवश्यक समझे। यानी कि बल का अधिकारी जो इस तरह की कोई जांच कर रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जांच कर रहा है, उसको किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए उस व्यक्ति को सम्मन करने की शक्ति जो है बल अधिकारी के पास होगा। सेकंड क्या कर रहा है, a summons to produce document or other things may be for the production or
specified documents or things are to produce all such documents or things of a certain description which are in possessions or under the control of the person summoned be। देखिएगा यहां दे रहा है कि दस्तावेजों या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए या किसी निश्चित वर्णन की सभी ऐसी दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए हो सकेगा जो संबंधित व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हो। यानी कि जिस व्यक्ति को सम्मन किया जा रहा है, अगर उसके अंतर्गत उसके द्वारा पेश करने की अगर ये बल अधिकारी के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि ये सारी चीजें उसके पास होंगी या उन चीजों को पेश करने के लिए किसी निश्चित वर्णन की सभी दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए जो है उस व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है जिस व्यक्ति के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिस व्यक्ति के खिलाफ जो है जांच इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही है। तो अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या है। पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ जो है जांच चल रही है इस अधिनियम के अंतर्गत, उस व्यक्ति को सम्मन करने की शक्ति जो है बल अधिकारी के पास होगी। सेकेंड में हम लोगों ने क्या देखा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है उस व्यक्ति अगर बल अधिकारी क्या उससे है कि उसके पास ये दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा अगर कर रहा है तो उन दस्तावेजों को या उन साक्ष्यों को पेश करना होगा उसके द्वारा मांग करने पर। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला कर रहा है ऑल पर्सन्स टू समन शैल बी बाउंड टू अटेंड आइदर इन पर्सन और बाई ऑथोराइज्ड एजेंट एज सच ऑफिसर में डायरेक्ट एंड all persons so summoned shall on any matter in respect of which they may the examined be bound to state the truth or the make such statements and produce such documents or other thing as may be required। यानी कि कह रहा है कि इसमें कि इस प्रकार संबंधित सभी व्यक्ति या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जैसा भी ऐसा अधिकारी निर्देश दे हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे। यानी कि कोई भी प्राधिकृत अभिकर्ता से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि कोई भी ऑथराइज व्यक्ति जिसको बल अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में जिसको मान्यता दें, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा या अगर स्वयं नहीं आ सकता है तो या तो स्वयं या तो ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो है अभिकर्ता द्वारा जैसा भी अधिकारी निर्देश दे हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे। और इस प्रकार संबंधित सभी व्यक्ति किसी ऐसे विषय पर जिसके संबंध में उसकी परीक्षा की जाए सत्य कथन करने के लिए या ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए आबद्ध होंगे जिसकी अपेक्षा की जाए। बल अधिकारी के द्वारा स्वयं या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जैसा भी ऐसा अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया जाए हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे, हाजिर होने के लिए बाध्य होंगे। और इस प्रकार संबंधित सभी व्यक्ति किसी ऐसे विषय पर जिसके संबंध में उसकी परीक्षा की जाए, उसका एग्जामिन किया जाए, सत्य कथन करने के लिए या ऐसे कथन करने के लिए दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए आबद्ध होंगे जिसकी अपेक्षा जांच अधिकारी के द्वारा की जाए। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका 4 क्या कहते हैं। 4 कह रहा है एवरी इंक्वायरी एज अफोर्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। यहां से बार बार प्रश्न बनते हैं यहां पे कि न्यायिक कार्रवाई जो है किस अधिनियम आरपीयूपी की कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है, तो सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के द्वारा जो है इंडियन पेनल कोड के द्वारा जो है सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अंतर्गत जो है इस अधिनियम को के अंतर्गत जो है जांच जो है एक न्यायिक कार्यवाही के रूप में मानी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि यथापूर्वोक्त प्रत्येक जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। इसमें जो पहले पॉइंट में है कि जो है बल अधिकारी को या जांच अधिकारी को जो है दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए संबंध कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए या किसी निश्चित
वर्णन की सभी दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए हो सकेगा जो संबंधित व्यक्ति के कब्जे में हो या उसके नियंत्रण में हो। यानी संबंधित व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई चीज है, अगर उसकी अपेक्षा जो है जांच अधिकारी के द्वारा की जाती है तो उन सारी चीजों को पेश करने के लिए बाध्य होगा। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि संबंधित सभी व्यक्ति या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा जैसा भी ऐसा अधिकारी निर्देश दे हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे और इस प्रकार संबंधित सभी व्यक्ति किसी ऐसे विषय पर जिसके संबंध में उसका एग्जामिन किया जाए सत्य कथन करेंगे तथा ऐसा कथन करने और ऐसा दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए आबद्ध होगी जिसकी अपेक्षा जो है इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। और इसका फोर्थ पॉइंट है आईपीसी की सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी, जो जांच होगा, उसको न्यायिक कार्रवाई के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये था सेक्शन 9। सेक्शन 9 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी बल अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई स्थान ऐसे रेल संपत्ति की जो चुराई या विधि विरुद्धता अभिप्राप्त की गई है निक्षेप या विक्रय के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वह जिस क्षेत्र में वह स्थान स्थित हो उस अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से तलाशी या का वारंट जारी करने के लिए आवेदन करेगा। यानी कि बल अधिकारी को अगर ये सूचना मिलती है या बल अधिकारी के पास यह कारण है कि कोई स्थान जहां पर कि किसी रेल संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए या उसको जो है विधि विरुद्ध तरीके से उसको वहां पे जमा किया गया है, तो ऐसे स्थान की तलाशी के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है आवेदन किया जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस यह है कि अगर बल अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी स्थान में कोई रेल संपत्ति विधि विरुद्ध तरीके से रखी गई है या उसको क्रय विक्रय करने के लिए या किसी अन्य नियोजन के लिए उसको वहां पे रखा गया है, तो फर्स्ट क्या करेगा, अधिकारिता रखने वाले, जुरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जो क्या किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा। सेकेंड में कह रहा है कि द मजिस्ट्रेट टू होम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब सेक्शन 1 में आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही think necessary by his warrant authorize any officer of the force। जिस मजिस्ट्रेट से उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया जाए वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे अपने वारंट द्वारा किसी भी बल अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह, अब इसमें दे रहा है कि पहले में क्या करें, पहले सेक्शन में कह रहा है कि जो है आवेदन किया जाएगा। ऐसे अगर किसी जगह में, किसी स्थान में संपत्ति, रेलवे की कोई अवैध संपत्ति जो उसको जमा किया गया है क्रय विक्रय करने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो वहां पे उसको सर्च वारंट के लिए क्या किया जाएगा, जुरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाएगा। और दूसरे पॉइंट में करा है कि मजिस्ट्रेट जो है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किए गए आवेदन के अंतर्गत जो है किसी बल अधिकारी को वारंट द्वारा किसी बल अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा। किन किन मामलों में प्राधिकृत कर सकेगा, इसको आगे देखते हैं। एक आ रहा है टू इंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, यानी कि ऐसी सहायता सहित जैसी अपेक्षित हो उस स्थान में प्रवेश करेगा। यानी कि उस स्थान में प्रवेश करेगा, अगर उसको सिविल पुलिस की आवश्यकता है तो सिविल पुलिस को भी ले सकता है, या जिस तरह की जो मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्देशित जिस तरह किया जाए तो वह उस सहायता के साथ उस स्थान में प्रवेश करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, बी कह रहा है टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, यानी कि ऐसी सहायता सहित जैसी अपेक्षित हो उस स्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी, जो प्रक्रिया जो है सीआरपीसी के अंतर्गत जो अपनाई जाती है, उन सारी चीजों को पालन करते हुए और उस तलाशी लेगा, उस स्थान की तलाशी लेगा। फिर क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है कि टू टेक पोजेशन ऑफ एनी रेलवे प्रॉपर्टी देयर इन फाउंड विच ही रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन और अनलॉफुली obtained, यानी कि उसमें पाई गई किसी ऐसी रेल संपत्ति पर कब्जा करे जिसके बारे में उसे यह समुचित संदेह हो कि वह चुराई हुई है या विधि विरुद्धता अभिप्राप्त की गई है। यानी कि अगर कोई चीज उसमें बरामद होती है जिसको कि विधि विरुद्ध तरीके से जिसको चुराया गया है या इकट्ठा किया गया है, जमा किया गया है, उस पर क्या करेगा, कब्जा करेगा। और डी में क्या कर रहा है, टू कन्वे सच रेलवे प्रॉपर्टी बिफोर अ मजिस्ट्रेट आर टू guard the same on the spot until the offender is taken before a magistrate or
otherwise to dispose thereof in some place of safety। यानी कि ऐसी रेल संपत्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा या तब तक उस संपत्ति को उसी स्थान पर पहरे में रखा जाएगा जब तक कि अपराधी मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता अथवा अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पे रखवाया जाएगा। यानी उन सारी चीज़ों को निगरानी में रखा जाएगा, जो चीज़ें सीज की गई हैं, जो चीज़ें पाई गई हैं, उन सारी चीज़ों को निगरानी में रखा जाएगा जब तक कि जो एक्यूज्ड है उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता है। तो ये जो है सेक्शन 10 का ये सारी चीज़ें थी। इसमें जो है पहले में जो है आवेदन किया जाएगा मजिस्ट्रेट को जो है तलाशी वारंट के लिए जारी करने के लिए। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जाएगा और फिर इसके बाद से उसको जो है उस स्थान में जो है समुचित सहायता, जो भी सहायता होगी उसके अनुसार जो है उस स्थान में प्रवेश किया जाएगा। फिर बी में कह रहा है कि सर्च सेम द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार तलाशी ली जाएगी। और तीसरे में क्या कहा जाए, जो चीज़ें रेलवे के क्या करेगा उन सारी विच द रीजनेबली सस्पेक्टेड स्टोलन अनलॉफुल, यानी कि उन सारी चीज़ों को कब्जे में लिया जाएगा। 2D कह रहा है कि डी लास्ट में कह रहा है कि ऐसी रेल संपत्ति को किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा या जब तक कि उस संपत्ति को उस स्थान पर पहरे में रखा जाएगा जब तक कि उस अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया जाता है अथवा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए। तो ये तलाशी वारंट की जो प्रक्रिया है जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 11 देख लीजिए, सर्च एंड अरेस्ट हाउ टू मेड, यानी कि तलाशियां और गिरफ्तारियां कैसे की जाएंगी, किस प्रक्रिया के अंतर्गत तलाशी और गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि ऑल सर्चेज एंड अरेस्ट मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 relating respectively to searches and arrest made under the code। तो इसमें वही कह रहा है कि अधिनियम के अधीन की जाने वाली सभी तलाशियां और गिरफ्तारियां दंड प्रक्रिया संहिता के क्रमशः उन्हीं उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो संहिता के अधीन की जाने वाली तलाशियां और गिरफ्तारियों से संबंधित है। यानी कि जो भी तलाशियां व गिरफ्तारियां की जाएंगी उसको दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में दिए गए प्रोविजन के अनुसार ही सारी गिरफ्तारियां और तलाशियां की जाएगी। 11 में बस इतना ही है। सेक्शन 12 देखते हैं। सेक्शन 12 कह रहा है कि ऑफिसर रिक्वायर्ड टू असिस्ट। अब यहाँ पे जो है अब अधिकारियों से सहायता की अपेक्षा की जाती है कि कौन से अधिकारी होंगे जो सहायता करेंगे, ऑफिसर्स की सहायता करेंगे। तो ऑल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल विलेज ऑफिसर्स आर हियर बाई empowered and required to assist the superior officer and member of the force in the enforcement of this act। यानी कि कह रहा है सरकार के सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी इस अधिनियम के प्रवर्तन में वरिष्ठ अधिकारियों और बल सदस्यों की सहायता करने के लिए एतद द्वारा सशक्त और अपेक्षित किए जाते हैं। यानी कि जो भी ग्राम अधिकारी होंगे या जो भी ज्यूरिडिक्शन के अधिकारी होंगे सहायता मांगने पर बल अधिकारी को जो है या ऑफिसर्स को सहायता उपलब्ध कराएंगे। जो ग्राम अधिकारी होंगे या जो भी उस ज्यूरिडिक्शन के जो भी अधिकारी होंगे सहायता मांगने पर अगर उनसे अपेक्षा की जाती है तो सहायता करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 12 तक का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। सेक्शन 8 सेक्शन 9 जो है महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन सेक्शन 8 सेक्शन 9 में पढ़ने के लिए कुछ है। तो इन सारी चीज़ों को आपने कई बार पढ़ा है तो आप इसको एक बार फिर देख लीजिए और अगला जो पार्ट बनाएंगे हम तो इसका जो है सेक्शन 16 तक इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगले किसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसके बाद से हम लोग ये एक मोटा मोटी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद से ऑनलाइन जब क्लास चलेंगे तो इन एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लोग ज्वाइन हो जाएं ताकि जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जा सकें और उसमें जो भी नोट्स बनाए जाएंगे वो नोट्स सारे नोट्स जो है ज्वाइंट मेंबर को
प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी हम ऑनलाइन का हमारा जो ये सेशन भी शुरू होगा ऑनलाइन क्लास का, जिसमें कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे और जो भी कमी होगी, जो भी सवाल होंगे, उन सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।